हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का प्रश्न होगा वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न होगा। इस प्रश्न को हमने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया था। उम्मीद है कि आप सभी ने इसका उत्तर लिखा होगा और यहां से आप लोग सेल्फ इवैल्यूएशन अपने उत्तर का कर पाएंगे। तो आइए मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैं आपके साथ जानकारी साझा कर दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विस्तृत सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर पर अवेलेबल करा दिया गया है और उसका PDF जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दिया जाएगा। उसमें पहला यूनिट जो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से संबंधित पहला यूनिट था और उसी यूनिट से संबंधित यह प्रश्न आज आप लोगों को लिखने के लिए दिया गया था। तो प्रश्न क्या है, आइए हम लोग प्रश्न को समझते हैं और उसके बाद इसके आंसर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को बताएं। देखिए, प्रश्न जो है वह 2 डायमेंशन में पूछा गया है। सबसे पहले यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि यहां से शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है आपको एग्जामिनेशन में। तो आंसर लिखने के दौरान आप लोग इसका भी अभ्यास कर लेंगे कि अगर शॉर्ट नोट्स इस टॉपिक से संबंधित पूछा जाएगा तो किस प्रकार का आपको उत्तर वहां पर लिखना होगा। तो अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो प्रश्न 2 डायमेंशन में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न का पहला डायमेंशन है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर टिप्पणी करना है। यानी कि पहले पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक क्रमवार रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित भारत में कौन कौन सी नीतियां लाई गई, कौन कौन से सरकार के प्रयास किए गए, उन सभी को यहां पर आपको बताना होगा। प्रश्न का दूसरा सेक्शन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसे बताएं। यानी कि इन दोनों सेक्शन पर फोकस करते हुए आपको अपने उत्तर को लिखना होगा। तो आइए इंट्रोडक्शन से हम लोग इस मॉडल आंसर का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इंट्रोडक्शन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव जीवन को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। यह जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा होता है। प्राचीन समय से ही भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यही कारण है कि इसने इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। तो प्रश्न का दोनों सेक्शन जो था इस इंट्रोडक्शन में समाहित हो गया। ठीक है, आप भी आंसर का शुरुआत इसी प्रकार से करें। स्पेशली फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव जीवन को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो इस तरीके का प्रश्न आते हैं तो इंट्रोडक्शन भी आप इन आसान शब्दों में इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। प्रश्न का पहला सेक्शन क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो प्रश्न का पहले सेक्शन का उत्तर यहां से प्रारंभ होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार करने तथा विकास की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से तात्कालिक समय में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया गया, जो इस प्रकार है। यानी कि क्या इसमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या था कि भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी। तो उस स्थिति के से निवारण के लिए, उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्रमवार रूप से समय समय पर 5 वर्षों के अंतराल पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। उन योजनाओं के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास पर भी बल दिया गया है। तो आइए अब एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से, इसे आप लोग समझते चलेंगे।
प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आधारभूत ढांचा तैयार करने पर फोकस किया गया, तैयार करने पर बल दिया गया। इसके अलावा नई राष्ट्रीय प्रयोगशाला व शोध संस्थान की स्थापना की गई और साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। और बेसिकली अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नींव तैयार करने में पहली पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्यों? क्योंकि किसी भी क्षेत्र, कोई भी देश जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तभी डेवलप कर पाएगा जब बेसिक लेबोरेटरी प्रयोगशाला उसके पास होंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट शोध संस्थान उसके पास होंगे, और प्रयोगशाला और शोध संस्थान स्थापना करने का श्रेय जो जाता है पहली पंचवर्षीय योजना को जाना चाहिए, क्योंकि इसकी नींव इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान रखी गई थी। तो पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान ये 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए और भी कार्य किए गए, लेकिन सभी कार्य को आप एग्जामिनेशन में नहीं लिख सकते। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट को ही आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यहां पर समाप्त हुआ। अब देखना है हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, इसमें राज्य स्तरीय शोध कार्यों को बढ़ावा दिया गया। इसी दौरान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1958 में संसद के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा विज्ञान व उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में सरलता व मानकीकरण के लिए MKS पद्धति को अपनाया गया। MKS पद्धति इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया। आप इसे फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक। अब आता है तीसरा पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 ईस्वी तक रहा। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिन प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी उन प्रयोगशाला की गुणवत्ता सुधार में इस पर फोकस किया गया और उन प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया था, ठीक है। दूसरा, इस्पात, रसायन, ईंधन, बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों का विकास तथा मशीनी क्षमता के विस्तार पर बल दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। अगला है 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना। आप सभी जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक रहा। इसके बाद 3 साल तक एक वर्षीय योजना लाई गई, 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 1969, और फिर 1969 से 1974 ईस्वी तक चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ रही। इस दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर बल दिया गया। साथ ही जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किए गए वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का गठन 1971 में किया गया। और देखिए, एक अलग विभाग का गठन किया गया 1971 में, क्यों? ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत में बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो सके, वो सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर प्रारूप के जरिए विकास कर सके। तो इस पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही 1971 ईस्वी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का गठन। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर बल। तो यह हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 ईस्वी से लेकर 1974 तक। अब आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी से लेकर 1979 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं सर्वेक्षण तथा कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक उपाय व सहायक उपकरणों के विकास पर बल दिया गया। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं सूचनाओं को आम जनता तक संप्रेषित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली की स्थापना की गई। दूसरा स्पेशली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहा जा रहा है? वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सूचनाओं को आम जनता तक संप्रेषित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली की स्थापना, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको ऊपर हमने देखा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 1971 में स्थापना की गई और इसका जस्ट बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली की स्थापना की गई। तो इस तरीके से आपको सारे पंचवर्षीय योजना को करना होगा। अगला है छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 और सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से लेकर 90 तक।
1983 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की गई। 1987 प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद की स्थापना की गई। इसके अलावा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता व रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर फोकस किया गया और अंत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण व प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई। संभवतः 1985 ईस्वी में गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। अपडेट एक बार कंफर्म हो लेंगे, ठीक है। तो यह है छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए कार्य। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना एवं 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये दो पंचवर्षीय योजना को एक में कैसे कर दिया गया। तो चूंकि अगर आप एक पंचवर्षीय योजना को ज्यादा लिखेंगे तो चूंकि समय वहां पे कम मिलती है, ठीक है। और अगर किसी पंचवर्षीय योजना में कम काम किया गया हो तो दो पंचवर्षीय योजना को एक साथ हेडिंग देकर आप वहां पे दर्शा सकते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक और 9वीं 1997 से 2002 ईस्वी तक रहा। इस दौरान विज्ञान व प्रौद्योगिकी के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर बल दिया गया, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किस प्रकार से समाज के डेवलपमेंट में, अपनी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के डेवलपमेंट में किया जा सकता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर फोकस किया गया। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा मिशन की स्थापना की गई और परंपरागत व्यवसायों में बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया। आप सभी जानते होंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के दौरान ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था। और स्पेशली जब आप मानव विकास का अध्ययन करेंगे तो इस पंचवर्षीय योजना में यह देखा गया कि किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज मानव संसाधन के विकास के लिए, मानव विकास के लिए किया जा सकता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। अगला है 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसके तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इसके तहत प्रौद्योगिकी निर्माण हेतु अनुप्रयोगात्मक शोध व विकास को मजबूती प्रदान करना, मेधावी छात्रों को रोजगार के रूप में विज्ञान को अपनाने हेतु प्रोत्साहन पर बल दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू रहा। इस दौरान कई सारे कार्य भारत सरकार के द्वारा किए गए, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति 2013 लाया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया। इसके अलावा 2010-20 के दशक को इनोवेशन डिकेड, नवोन्मेष दशक घोषित किया गया तथा डिजिटल भारत जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो स्पेशली जब आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से लेकर तो इनोवेशन जैसे आइडियाज पर पहले भी फोकस किया जाता रहा, लेकिन स्पेशली 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पर फोकस बढ़ा और अब देखेंगे कि इनोवेशन पर काफी ज्यादा सरकार इन दिनों फोकस कर रही है। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद का आपको काल लिखना रहे, 2017 के बाद क्या डेवलपमेंट रहा, तो आप इसमें लिख सकते हैं। स्पेस पॉलिसी जारी किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप डिजिटल इंडिया पर फोकस किया जा रहा है, तो इन सभी को यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप से विकास किया है, जिसका परिणाम है कि आज भारत इस क्षेत्र में विश्व के विभिन्न महाशक्तियों के समकक्ष खड़ा है। प्रश्न का पहला सेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें बताया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक किस प्रकार से भारत ने चरणबद्ध रूप से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपनी नीतियों के द्वारा किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसने डेवलपमेंट किया है, इनोवेशन पर फोकस किया, रिसर्च पर फोकस किया, एक जो आधारभूत संरचना होती है उसके विकास पर फोकस किया, नए नए लेबोरेटरी की स्थापना की गई, रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और उसी का आज परिणाम है कि भारत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। और प्रश्न का दूसरा सेक्शन इसी उपलब्धि से संबंधित है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को बताइए। तो देखिए हमने यहाँ पर डायग्राम के जरिए इसे बताने का प्रयास किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां।
पहला, कई सारे क्षेत्र है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी, स्पेस हो सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है, डिफेंस सेक्टर हो सकता है, तो कई सारे सेक्टर, हेल्थ टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो उन सभी सेक्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियां रही है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने विभिन्न व्यावसायिक उड़ानों के माध्यम से दूसरे देशों के उपग्रह को प्रक्षेपित करके एक स्पेस को एक डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाया, जिसे अंतरिक्ष कूटनीति के नाम से जाना गया है। आप देखे होंगे कि भारत का PSLV उड़ान जो है, इसका जो थीम लाइन है, थीम पॉइंट बना हुआ है, PSLV में आपका स्वागत है। कई सारे देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा रहा है PSLV उड़ान के जरिए, और भारत का एक भरोसेमंद जो प्रक्षेपण यान है वह PSLV बन चुका है, ठीक है। तो इसके जरिए भारत को क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो रही है, और दूसरे देशों में भारत की ख्याति जा रही है कि भारत की टेक्नोलॉजी आज इतनी उन्नत हो गई है कि विकसित देशों के उपग्रहों को भी प्रक्षेपित भारत करने में सक्षम हो पाया है, ठीक है। तो अंतरिक्ष कूटनीति और विभिन्न व्यावसायिक उड़ानें भारत के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा मंगलयान लॉन्च किया गया, चंद्रयान लॉन्च किया गया, PSLV GSLV का विकास किया गया। इसके अलावा देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ समय के अंतर्गत भारत अपना एक स्पेस स्टेशन को डेवलप करे, भारत अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करे, ठीक है। यहाँ पे गगनयान को भी आप जोड़ लेंगे, गगनयान, ठीक है। चंद्रयान मंगलयान के साथ गगनयान जोड़ लीजिए। कुछ वर्षों के बाद शुक्रयान, सूर्ययान, ये सब लॉन्च करना है। आदित्य 11 को लॉन्च किया गया। तो इन सभी को महत्वपूर्ण उपलब्धियों में आप लिखें। कई सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन सारे को यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता है। आप अपने समय के अनुसार एग्जामिनेशन में इसे मेंशन कर लेंगे। हमने कई सारे पॉइंट आपको बता दिया है। स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद कृषि क्षेत्र में देखिए, यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में देखेंगे कि पहले नलकूप से सिंचाई होती थी, अब उसका एक नया वर्जन कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई अब हमने फोकस किया। स्प्रिंकल सिंचाई पर फोकस किया जा रहा है। ड्रोन का बेहतर तरीके से यूज किया जा रहा है। दवाओं के छिड़काव में, खरपतवार के नाश करने में, बीज बुआई के लिए। इसके अलावा भी ड्रोन के जरिए खेती पर निगरानी रखी जा रही है कि जंगली जानवर इसे नुकसान ना पहुंचा पाए। सिंचाई का छिड़काव किया जा रहा है, विभिन्न रसायनों का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से यूज किया जा रहा है। बायोटेक का यूज किया जा रहा है, नैनोटेक का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से यूज किया जा रहा है। उन्नत बीजों का प्रयोग भी कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, इससे उपज में भी वृद्धि हुई है। अब आइए स्वास्थ्य क्षेत्र। देखिए, जब आप कई सारे टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कई सारे आप चैप्टर पढ़ेंगे, स्पेशली बायोटेक को जब आप पढ़ेंगे, नैनोटेक को जब आप पढ़ेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, क्या बच गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर जब आप पढ़ेंगे, तो इन सभी का कृषि के क्षेत्र में क्या इसका यूज किया जा सकता है, हेल्थ में क्या यूज किया जा सकता है, सीमा सुरक्षा में, आपदा प्रबंधन में क्या यूज किया जा सकता है। तो इन सभी सेक्शन को वहां से भी आप पढ़ेंगे, तो इसका बेहतर जो है आंसर है आप उपलब्धि में लिख पाएंगे। उपलब्धि क्या है कि सभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण ख्यातियां अर्जित की गई है, वही उपलब्धि में आपको लिखना है, ठीक है। तो हमने बता दिया कृषि के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अब आइए स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कि टेलीमेडिसिन जो है कोविड के काल में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी एक प्रगति का एक बेहतर नमूना, बेहतर उदाहरण है। नाभिकीय तकनीकी का यूज़ किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज हेल्थ के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसका इतना ही नहीं, एम्स की स्थापना तो सरकार के द्वारा की ही जा रही है। इसके अलावा रोबोट के जरिए, रोबोट एक बेहतर एग्जाम्पल है, और ड्रोन, रोबोट और ड्रोन जो है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर एग्जाम्पल है तकनीकी का। आप देखें, आपने देखा होगा कि सुदूरवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ जहाँ पर आवागमन की सुविधा नहीं है, वहाँ पर अगर कोई दवा वगैरह पहुंचाना हो तो उसमें ड्रोन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। और यही तकनीक का क्षेत्र जो है आपको हेल्थ सेक्टर में देखने को मिलेगा। स्पेशली जब आप कोविड के काल में देखा होगा आपने कि टीके की एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कई जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जहां पर आवागमन की सुविधा कम है, वहां पर ड्रोन के जरिए टीके पहुंचाया जा रहा है। रोबोट कोई वैसा व्यक्ति जो असाध्य रोग से पीड़ित हो चुका है, जो कि एक मानव दूसरे मानव से संपर्क में आने पर अगर उसका फैलाव होता है, तो ऐसी स्थिति में रोबोट का
यूज किया जा सकता है, कोविड काल में मरीजों को दवा वगैरह देने के लिए रोबोट का यूज, ये सब जो है हेल्थ सेक्टर में तकनीक का बेहतर प्रयोग है। तो आप बेहतर एग्जाम्पल के जरिए वहां पर लिखने का प्रयास करें। अगला है, इसके अलावा भी कई सारे सेक्टर है जहां पर तकनीक बेहतर तरीके से काम कर पा रही है। आपदा प्रबंधन में और आपदा पूर्वानुमान प्रणाली में हमने बताया, यहां पर भी आप लिखिए ड्रोन का यूज लिखिए। कहां पर? स्पेशली जब आपदा प्रबंधन के पश्चात पुनर्निर्माण कार्य किए जाते हैं तो क्षति का आकलन करने के लिए ड्रोन बेहतर तरीका यूज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा राहत सामग्री पहुंचाने में ड्रोन का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाए जाते हैं, कई सारे क्षेत्रों में उसको बंटवारा की जाती है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन, आपदा पूर्वानुमान और आपदा पश्चात पुनर्संरचना के निर्माण, इन सब में बेहतर तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर, क्वांटम प्रौद्योगिकी, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत ने काफी बेहतर उपलब्धि अर्जित की है। अब एआई का देखेंगे कि कई साल से एआई जो है काफी ज्यादा चर्चा में है। एआई के क्षेत्र में सरकार कई सारी उपलब्धियां अर्जित कर चुकी है, सरकार के द्वारा कई सारे नियम कानून बना दिए गए हैं। तो इन सभी तकनीक का आपको यहां पर एग्जाम्पल के जरिए बताना होगा। जैसे एआई के क्षेत्र में एआई फॉर ऑल जो है भारत का एक महत्वपूर्ण जो है मिशन है भारत सरकार का। ठीक है, तो इन सभी तकनीक का आपको यहां पर बेहतर तरीके से बताना होगा। हम भी कई सारे मॉडल आंसर के जरिए यहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी आंसर जो है इनरिच हो सके। तो प्रश्न का दोनों सेक्शन यहां पर समाप्त होता है। अंत में निष्कर्ष बताते हुए इस आंसर मॉडल आंसर को हम लोग फिनिश करते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीति अपनाया, जिसका वर्तमान समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। यद्यपि इस दिशा में अभी भी कई चुनौतियां विद्यमान हैं जिस पर कार्य किए जाने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सके। कई सारे क्षेत्र में आपने देखा होगा कि दूसरे जैसे 6G को एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, 6G का विजन डॉक्यूमेंट भारत के द्वारा जारी कर दिया गया। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो कि दूसरे देश, एआई का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो चाइना के द्वारा पिछले वर्ष एक पॉलिसी लाई गई है जिसका उद्देश्य है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक खुद को एआई का अग्रणी देश घोषित कर दे। तो अब भारत भी है जो इन सारे टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है ताकि दूसरे देशों पर अपनी बढ़त बना सके और यह भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। तो इस तरीके से आज के प्रश्न का मॉडल आंसर फिनिश हुआ है। आज के प्रश्न मल्टी डायमेंशन था, इसमें 2 सेक्शन में हमने विस्तार से चर्चा किया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखा। इसके अलावा भारत की महत्वपूर्ण अचीवमेंट क्या रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसे देखने का प्रयास किया है। यह दोनों जो सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक फंडामेंटल सेक्शन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अवश्य शेयर करें तथा उन्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को ज्वाइन करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।